जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपको करंट अफेयर जो आजकल की ताजा तरीन घटनाएं हैं उससे आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे किस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं घटनाओं से, उन्हीं पर चर्चा होगी। लेकिन उससे करने से पहले हम रिवीजन सेशन को स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करते हैं आप तो वह परीक्षा में आपके साथ नहीं जा सकता। तो यह रिवीजन क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा और वन लाइनर होगा। जल्दी जल्दी हम रिवीजन, क्योंकि कल हम इसको हम बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा चुके हैं। और अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके यूट्यूब पर कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज से देख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम पहले अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे जो कल का पढ़ाया हमने। हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 संबंधी प्रमुख संशोधन कौन सा है? तो मित्रों यहाँ पर 2024 न होकर के 2026 है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है। आप लोग हाल में जान ही रहे होंगे कि नीट परीक्षा को लेकर किस प्रकार से आंदोलन हुआ। पूरे भारत भर में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और उनको अंततः सफलता मिली। और एक जो अधिनियम लोकसभा में पारित हुआ या लाया गया, उसमें प्रमुख जो तथ्य वह क्या है, इस प्रश्न में पूछा गया है। अब काकरोच पार्टी, सोनम वांगचुक, आज भारत के सभी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, अंततः कुछ सफलता मिली। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि सबसे इंपॉर्टेंट बात उस अधिनियम में क्या है? तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और 10 करोड़ का जुर्माना। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। क्या करेगा टास्क फोर्स? यह बताएगा किस प्रकार धांधली को रोका जाए और किस प्रकार को परीक्षा प्रणाली को सुचारूपूर्ण बनाया जाए मित्रों। और उसमें क्या बात की गई है? तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 6 सदस्यों का भी नाम इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता चुका हूँ कौन है। नंदन नीलेकणी जी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की है? सैटेलाइट कॉलर पहनाने की योजना किस प्रदेश सरकार ने की है? तो मित्रों उत्तराखंड, क्योंकि 2027 में जो महाकुंभ होगा कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। तीसरा प्रश्न, 2026 में अपने पवित्र नामों, प्रतीकों और धार्मिक विरासतों के व्यवसाय दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल करने वाला भारत का पहला धार्मिक संस्थान कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री जगन्नाथ पुरी उड़ीसा। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चौथा प्रश्न, 2026 में यूनेस्को ने किस देश के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपियस, कौन है? माउंट ओलंपियस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी, ग्रीस। किस देश का है माउंट ओलंपियस? अब माउंट ओलंपियस चर्चा में आ गया मित्रों। अब इसका भौगोलिक महत्व क्या है, सब सारी घटना से आपसे पूछा जा सकता है और आप इसको बहुत विधिवत प्रकार से तैयार कर लें। किसको? माउंट ओलंपियस। इसकी चर्चा की जा चुकी है पीछे वीडियो। पांचवा क्वेश्चन, 2026 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों के लिए 2 दिवसीय अभिन्यास कार्यक्रम प्रारंभ। एक कार्यक्रम का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ का उद्घाटन किसने किया है? मतलब यह प्रारंभ रखा गया था। जो पुराने नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य हैं तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। उनको सारी संसदीय परंपराओं मर्यादाओं के बारे में समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस मूल्य के वर्ग के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दे दी है? पॉलीमर नोट यानी प्लास्टिक नोट। प्लास्टिक नोट को मंजूरी दे दी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 रुपए या 20 रुपए की नोट को मंजूरी दी है और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस
कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा 29 जुलाई 2026 में जलाशय कछुओं की सहायता के लिए जलाशय मछुआरों, सॉरी मित्रों डायलॉग कछुआ नहीं है, जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। किसने शुरू की है मित्रों? हिमाचल प्रदेश ने मछुआरा सम्मान निधि योजना किसने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। नवा क्वेश्चन, 2026 में कक्षा 11 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कर्नाटक, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों आपका उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा राज्य? पंजाब। कौन सी किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में पैरा एथलीट्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शर्मिला धनखड़, बी ऑप्शन हो देवा मलिक, अवनी लेखारा, भावनी पटेल। तो आपका 10वें का उत्तर हो जाएगा ए शर्मिला धाकड़। कौन हुई है मित्रों? शर्मिला धाकड़। यह तो हमारा रिवीजन था जो हमने कल आपको पढ़ाया, लेकिन आज के जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग देखेंगे अभी कि जो प्रश्न आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब उसको पहला प्रश्न हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2026 में जारी बिमको आईसीएस सेमी सेफ एरर कारफोर्स रिपोर्ट सेफी एरर कारफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक सेफ एरर आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? सीफेस एरर आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? ए हो जाएगा चीन, बी हो जाएगा फिलिस्तीन और सी हो जाएगा भारत, डी हो जाएगा इंडोनेशिया। तो कौन है मित्रों? भारत। आपका उत्तर हो जाएगा बी भारत। लेकिन अब आपको बताना है, केवल यहाँ संतुष्ट नहीं हो जाना कि पहले स्थान पे कौन है मित्रों? पहले का हो जाएगा सी भारत, लेकिन किस स्थान पे भारत है? दूसरे। लेकिन अब यहाँ आपको यह जानना होगा कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर मित्रों फिलीपींस है, फिलीपींस, और दूसरे स्थान पर भारत, और तीसरे स्थान पर आपका चीन हो जाएगा। यह किस में है मित्रों? बिमको आईसीएस सी फेयर कारफोर्स रिपोर्ट 2026 के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नाविक दूसरा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? आप लोग याद रखें भारत है। पहले नंबर पर कौन है? फिलीपींस है, और दूसरे नंबर पर मित्रों कौन है? चीन है। विश्व अभी जिस प्रकार के यह क्वेश्चन है इसी प्रकार से अभी हम पहले एक क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। विश्व का सबसे बड़ा सोलर विकास बाजार बनकर उभरा है भारत, लेकिन उसमें किस क्रम पे है भारत? दूसरे क्रम पे है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर बाजार बनकर उभरा है भारत, लेकिन वह किसको पछाड़कर दूसरे नंबर पे आया है? तो यूएसए को पछाड़कर। पहले यूएसए दूसरे नंबर पर था, अब भारत आ गया है, लेकिन पहले नंबर पे अभी मित्रों कौन बना है? चीन। चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत है, और यूएसए तीसरे नंबर पर है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर विकास बाजार बनकर उभरा है भारत। यह भी आप लोगों ने किस प्रकार का बाजार है? सोलर विकास बाजार। विकास बाजार। बाजार में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। लेकिन यह किसको पछाड़कर दूसरे स्थान पर आया है मित्रों? तो यूएसए को पछाड़कर आया है, और यूएसए किस स्थान पर पहुंच गया है? यूएसए तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे मित्रों चीन होगा, और दूसरे स्थान पे इसमें कौन होगा? भारत, और तीसरे स्थान पर इसमें कौन है? यूएस अमेरिका। यह दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा सोलर, अभी आप जान ही रहे होंगे, जो सबसे बड़ी पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें लोगों को मुफ्त में कनेक्शन दिया जा रहा है, कुछ मामूली ब्याज दरों पे उनको सोलर लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और
108 1,08,000 रुपए की सब्सिडी इसमें उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। यह वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। बाल्टिक और अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिषद बिमको और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग ICS ने नाविक कार्य रिपोर्ट 2026 जारी की। नाविक कार्बल रिपोर्ट 2026 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जहाजरानी उद्योग में 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान देकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। लेकिन पहले नंबर कौन है? फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर आपका चाइना बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ए उत्तर ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, और बी हो जाएगा राजस्थान, बी हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र, और सी हो जाएगा आपका बेंगलुरु, और डी हो जाएगा गुरुग्राम। तो यहाँ आपका उत्तर क्या है मित्रों? जयपुर। कौन सा? कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस कहां पर होगा? जयपुर के राजस्थान में। यह वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका उद्घाटन किसके हाथों से किया जाएगा? अब एक स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। यह 2026 का कब से कब तक होगा? 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक होगा। लेकिन इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सूर्यकांत द्वारा। सूर्यकांत ये कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के यानी यह कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? सूर्यकांत के द्वारा। और कहां पर किया गया है? जयपुर राजस्थान में किया गया है। तो इसको आप लोग याद करके रखें। और दूसरा पिन पॉइंट, अब इसका कुछ हम लोग जाकर राजस्थान की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, तो हम लोग जयपुर के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर, राजस्थान की राजधानी है। लेकिन जो बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है मित्रों? है तो जयपुर में है। आमेर किला कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है। हवा महल कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? तो विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को का, यह कहाँ है? जयपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना चाहिए इसको। 3-4 पॉइंट जो स्टैटिक जीके है, करंट के साथ मैं कोशिश करता हूँ जो प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा में और आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हो जाए। तो क्या है? गोविंद देव मंदिर। गोविंद देव मंदिर यह कहां पर है मित्रों? जयपुर में है। और दूसरा आपका क्या हमने बताया? आमेर किला यह कहां पे है मित्रों? जयपुर। और तीसरा हमने आपको क्या बताया? हवा महल। यह बार बार आपसे पूछा जाता है। और चौथा कौन क्या है मित्रों? तो जंतर मंतर। यह भी कहाँ पे है? जयपुर में है। और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा? जंतर मंतर। इतने तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट थे जिसकी हमने बात की। यहाँ इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्फ्रेंस, कॉमन पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 राजस्थान के जयपुर में हुआ। अब उद्घाटन करता कौन है? हम आपको बता चुके हैं, सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम है जो हमने आपसे जिसकी चर्चा नहीं की, लेकिन यहाँ कर लिया जाए। पीस, इसकी थीम है पीस मेडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ। पीस मेडिएशन एंड द
रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। यह थीम आपसे पूछी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या रहा? इस सम्मेलन का उद्देश्य विवादों को जल्द निपटाने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को अधिक से अधिक निपटाया जाए। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि मध्यस्थता के माध्यम से जो मुकदमे हैं उनको निपटाने का प्रयास किया जाए। तो सम्मेलन के अंत में जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर घोषणा पत्र क्या है? तो जयपुर घोषणा पत्र है पीस, मीडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ, इसकी थीम रखी गई थी। और यह कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस था, जिसमें देश में यह चर्चा की गई या इसका उद्देश्य था कि न्याय, जो सम्मेलन का है उद्देश्य है विवादों में जल्द निपटाने के लिए या न्याय के लिए मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को अधिक से अधिक निपटाने का प्रयास किया जाए। शिखर सम्मेलन 2026 जो वेरी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन अब आ गया, तो हम लोग कुछ शिखर सम्मेलनों की चर्चा करते हैं जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2027 कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ होगी मित्रों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? अदिस अबीबा, इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबीबा, वहीं होगा। म्यूनिख सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 संस्करण इसका है 62वां, और कहां पर होगा? जर्मनी में होगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई में होगा, यूएई में है। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 में दायोस, स्विट्जरलैंड में। और 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में कहां पर है? फ्रांस में। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में यह कहां पर होगा? भारत। वेरी इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो होने वाले हैं उसकी चर्चा की, इसको आपको जानना ही चाहिए। और यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे गए। 20 से 29 जुलाई 2026 तक चीन के हांगकांग में आयोजित ISAF वर्ल्ड कप 2026 राइफल और पिस्तौल से संबंधित है। भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा 4, बी ऑप्शन हो जाएगा 2, सी ऑप्शन हो जाएगा 3 और डी ऑप्शन हो जाएगा 5। तो भारत ने मित्रों कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें 4 पदक। कितने पदक? 4 पदक जीते हैं। और उसमें एक गोल्ड है, एक रजत है मतलब, और एक 2 कांस्य पदक जीता है। ईसा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने जीता है? ईसा सिंह। जो एक गोल्ड है, भारत को कुल कितने पदक मिले? 4। कुल पदकों की संख्या कितनी है मित्रों? 4। 4 में 1 + 1 + 2 मतलब एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 कांस्य। अब एक जो सिल्वर है मित्रों, कौन जीता है? ईसा सिंह। जो सिल्वर मेडल किसने जीता है मित्रों? ईसा सिंह। किसने जीता? ईसा सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। किसने जीता? ईसा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। और सन्यम विज ने सिल्वर मेडल किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सन्यम विज कौन है? सन्यम विज ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल। और मनु भाकर कांस्य पदक। मनु भाकर ने इसमें कौन सा पदक जीता है? मनु भाकर को आप लोग जान रहे होंगे, मनु भाकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब आप इसको याद करके किस तरह से, आप लोग जैसे याद करते होंगे कि 4 पदक जीता है, लेकिन हम लोगों को क्या याद करने का तरीका होता है? 1 + 1 + 2 मतलब इसी क्रम में मिलता है। पहले गोल्ड, सिल्वर, तब कांस्य पदक की बारी होती है। तो इसी क्रम में हम लोग याद होते हैं, जल्दी आसानी से याद हो जाता है। 1 + 1 + 2 मतलब 4 पदक जीते, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रांज। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। चीन के हांगकांग में आयोजित, यह कहाँ पे आयोजित किया गया? हांगकांग। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 भारत ने कुल 4 पदक जीते।
जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत, 2 कांस्य पदक से स्वर्ण पदक विजेता ईशा सिंह है। इनके बारे में आप लोग बता चुके हैं। कितनी मीटर, अभी कभी कभी पूछ लेता है मीटर, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट नाम है। पिस्तौल में 25 मीटर में जीता है। और रजत पदक सैन्यम बीच ने जीता है, और कितनी है 10 मीटर एयर पिस्तौल में इन्होंने यह पदक जीता। कांस्य पदक मनु भाकर, इन्होंने कितने मीटर 25 मीटर पिस्तौल में जीता। और एक कांस्य पदक जो है सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो 10 मीटर एयर पिस्टल है, और ये मिश्रित है। कुल मिला जुलाकर 4 पदक भारत ने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न, जुलाई 2026 में किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के लिए E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की है? E0 FIR प्रणाली की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो चौथे प्रश्न का आप लोग का उत्तर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी गुजरात। E0 FIR प्रणाली किसने शुरू की है मित्रों? गुजरात। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात ने EFIR प्रणाली शुरू की है। अब हम लोग यहाँ कुछ गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तो एक छोटा सा है कि EFIR प्रणाली किसने शुरू की है? गुजरात। लेकिन कुछ गुजरात के स्टैटिक्स के बारे में जान लेते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को। अब गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960। E0 FIR प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई है? गुजरात में। और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका जो एक इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी तटरेखा इसी की है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है। भारत में सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य, भारत में सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है मित्रों? गुजरात है। वेरी इंपॉर्टेंट। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, शेरों के लिए बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? उद्यान यह किसके लिए है? शेरों के लिए है। और यह कहाँ पर है? गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट है। गिर शेर के लिए। और कच्छ का रण जो उद्यान है वह कच्छ का रण उद्यान है। यह कई बार प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछा गया है। किसके लिए है? गधों के, जंगली गधों के लिए जाना जाता है। जंगली गधों किसके लिए मित्रों? जंगली गधों के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है जो बार बार पूछा था, रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पर है? रानी की वाव यह गुजरात राज्य में है। और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। लोथल और धौलावीरा एंशिएंट का क्वेश्चन है मित्रों, बार बार आपसे पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं गुजरात में, लोथल और धौलावीरा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लिखिए लोथल एवं धौलावीरा। लोथल एवं धौलावीरा या सिंधु घाटी के नगर हैं। कहाँ पे है ये? गुजरात में। सिंधु घाटी के नगर कौन? लोथल और धौला। इतना फैक्ट मित्रों आपको याद है तो अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो यह सारे जितने फैक्ट लिखे गए हैं मित्रों आपसे, यह सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब कुछ देख लेते हैं। जुलाई 2000 गुजरात सरकार ने गांधीनगर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले से आधिकारिक तौर पर क्या शुरू किया है? E0 FIR प्रणाली शुरू की है। यह 18 और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।
और पीड़ित नागरिक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उद्देश्य क्या है? इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में बिना किसी देरी के तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करना और पीड़ितों को पैसे को डूबने से बचना। आप लोग सुन ही रहे होंगे, इसका मेन उद्देश्य है जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, आपसे कॉल आता है और पूछ लिया जाता है कि आप ओटीपी बताओ, आप ओटीपी बताते हो, पूरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। या किसी तरह पूछा जाता है कि हमको 10,000 आपको आवश्यकता है, हम आपके डाल देते हैं और कल भर हम आपका मुद्रा डबल कर देंगे, 20,000 दे देंगे। आप डालते हैं और साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है। जहां आप डाले ओटीपी बताए, वहां आपके बैंक का सारा अकाउंट खाली कर लिया जाता है। इसी सबसे निपटने के लिए E0FIR पढ़ाई शुरू किसने द्वारा की गई है? गुजरात के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन, 2026 में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड, एशिया का सबसे पुराना डूरंड कप 2026 कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? सबसे पुराना है तो कौन सा संस्करण आपसे पूछा ही जाएगा। तो कौन सा संस्करण है यह खेला जा रहा है? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल डूरंड कप 2026 कौन सा संस्करण है जो खेला जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 130वां, बी ऑप्शन हो गया 132वां, सी ऑप्शन हो जाएगा 135वां और डी ऑप्शन हो जाएगा 140वां। तो मित्रों यह कौन सा हो जाएगा? 135वां। कौन सा होगा? यह 135वां होगा। और यह 135वां होगा, लेकिन यह कहाँ खेला जाएगा? यह मेजबान इसका इस समय जो खेला जाएगा यह भारत में होगा। कहाँ पर होगा? स्थानों के नाम पूछ सकता है आपसे, तो कोलकाता, रांची, गुवाहाटी और इम्फाल। कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग, इन स्थानों पर यह खेला जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि 2025 का, 26 का है, 25 का विजेता का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, इसका 25 का विजेता कौन है मित्रों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। आप लोग याद करके रखें। लेकिन यह डूरंड कप सबसे पुराना है, तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर खेला गया था? यह 135वां है, तो पहला 1888 में खेला गया। कब? 1888 में पहला खेला गया। और यह कहाँ पर खेला गया था? शिमला में। कहाँ पर? शिमला। पहला डूरंड कप 1888 में खेला गया और कहाँ पर खेला गया था मित्रों? तो शिमला में खेला था। 25 जून से 23 अगस्त तक 2026 तक यह खेला जाएगा। लेकिन किन शहरों में खेला जाएगा और कुल कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें? तो कुल कितनी टीमें? 24 टीमें। इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? कुल 24 टीमें। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। और यह किस किस शहर में खेला जाए? कई बार आपसे प्रश्न में पूछा जा चुका है कि किस किस शहर में खेला गया है, खेला जाएगा 2026 का। तो कोलकाता, कोलकाता, रांची, कोलकाता, रांची, कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, कोलकाता, रांची और गुवाहाटी, कोलकाता, रांची और गुवाहाटी और इम्फाल और शिलांग। इम्फाल एवं शिलांग। कहाँ पर? कोलकाता, रांची, गुवाहाटी और शिलांग में यह खेला जाएगा। और 2025 का विजेता कभी कभी पूछ लिया है, उस साल का विजेता ने पहले अगर कोई एग्जाम होता है पूछ लेता है 2025 का डूरंड कप का विजेता कौन है? तो आप लोग इसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। कौन है मित्रों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। कौन है मित्रों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। कौन है मित्रों? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। यह क्या है? यह 2025 का विजेता है। किस कप का? तो डूरंड कप का। अब स्लाइड के माध्यम से कुछ देख लेते हैं। 2026 एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट। कई बार यही आपसे पूछ लिया है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का खेल किससे है मित्रों? फुटबॉल से। ये आप लोग जाने। 2026 में कौन सा 35वां संस्करण का था? तो 1888 हो जाएगा। इसको शुरू किया 25 से 26 जो 2026 को हुआ,
कुल कितनी टीमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 24 टीमों ने। किस किस शहर में? कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग। कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, शिलांग में खेला गया। 134वां संस्करण, 34वां या 35वां है, 134वां संस्करण, मतलब 2025 का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड था। अब छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने, जुलाई 2026 में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में लगातार 5 विकेट और मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो 2026 में टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट उन्होंने लिया है और लगातार 5 मेडन फेंका है और लगातार 5 ओवरों में एक एक विकेट करके लिया है। जैसे 1 2 3 5, तो पहले में एक विकेट लिया, दूसरे में एक विकेट लिया, तीसरे में एक विकेट, चौथे में और पांचवा में एक एक विकेट लिया है और 0 रन दिया। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उस खिलाड़ी का नाम और किस देश का खिलाड़ी है? जसप्रीत बुमराह भारत, बी ऑप्शन स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड और जस्टिन ग्रिप्स वेस्ट इंडीज और पैट कामिंस ऑस्ट्रेलिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों यहाँ जस्टिन ग्रिप्स वेस्ट इंडीज का कारनामा किया है इन्होंने। और किस देश के खिलाफ किया है मित्रों? तो पाकिस्तान। किस देश के खिलाफ किया है? पाकिस्तान के खिलाफ। वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। जुलाई 2026 में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रिप्स, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखें क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आना तय है। विकेट मेडल ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। त्रिनिदा त्रिनिदा के तारौबा में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में उन्होंने लगातार 5 ओवर मेडल फेंके और हर ओवर में एक एक विकेट लिया, मतलब 30 गेंदों में 0 रन देकर 5 विकेट लेकर अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ त्रिनिदा के तारौबा में यह मैच खेला गया है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट उनका नाम है, किसने लिया है? जस्टिन ग्रिप्स ने लिया है, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और ये ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। 5 ओवर में इन्होंने एक भी रन न दे करके कितने 5 विकेट लिए। आगे बढ़ते हैं। 17 जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी किस प्रदेश ने लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए हो जाएगा महाराष्ट्र, बी हो जाएगा गुजरात, सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और डी हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो किस प्रदेश ने लॉन्च की है मित्रों? भूपेंद्र पटेल। किसने लॉन्च की है? गुजरात ने। और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। उन्होंने घोषणा की है कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। आपका उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात में की है और वहां के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और कहां से की है शुरुआत इसकी? गुजरात के गांधीनगर। कहां से की जाएगी? गांधी। शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2000 शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। और ये कहां से उद्घोषणा भूपेंद्र पटेल जी ने की है? तो गांधीनगर। कहां से? गांधीनगर। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां से? गुजरात के गांधीनगर से। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जुलाई 2026 में गुजरात सरकार देश के प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और ये कहां से शुभारंभ किया है? गांधीनगर से। गांधीनगर से। इसका उद्देश्य है, मेन आपसे पूछ, इसका उद्देश्य, इस नीति का लक्ष्य है 2700 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना और पोरबंदर के कुछाड़ी में मेगा ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करना। मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्थापित करना। और लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य है निवेश आकर्षित, क्या करना मित्रों? निवेश आकर्षित करना। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पहली किस्त 75% से अधिक उपयोग करके दूसरी किस्त के लिए 75% पहली किस्त का उपयोग कर लिया है और दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया?
आपसे पूछ रहा है देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा महाराष्ट्र, सी हो जाएगा हरियाणा और डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो कौन राज्य बन गया है मित्रों? महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब इसकी शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात की जाए या जो 26 की बात की है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी मित्रों? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत मित्रों क्या कौन सी योजना है? RKVY। RKVY की शुरुआत 2007 कब हुई थी मित्रों? 2007 में थी। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। और एक बार 75% खर्च के दूसरी किस्त के लिए अहाता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है मित्रों? तो महाराष्ट्र। लक्ष्य क्या है? कृषि के सरकारी निवेश को बढ़ाना। इसमें जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य क्या है? कृषि में इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कृषि में सरकारी निवेश को बढ़ाना। सरकारी निवेश को बढ़ाना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो मेन उद्देश्य है कि कृषि में सरकारी निवेश को बढ़ाना। और यह योजना कब शुरू हुई थी? 2007 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुई थी? 2007 में। और महाराष्ट्र जो है एक बार 75% खपत करके और फिर अर्हता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दूसरी किस्त के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को पहली किस्त में 335 करोड़ जारी किए थे। राज्य ने इसमें से लगभग 75% लगभग 360 करोड़ खर्च कर लिया है। राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी, हम आपको बता चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सरकारी निवेश को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2026 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के रोम संविधान से हटने का औपचारिक घोषणा कर दी? मतलब ये प्रक्रिया 1 साल तक चलती है, लेकिन किस देश ने घोषणा की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोल्विया, बी हो जाएगा फिलीपींस, सी ऑप्शन हो जाएगा निकारागुआ और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका वेनेजुएला और चाड। तो आपका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला और चाड। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोग जान के चलिए कि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? हेग। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। हेग ICC अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग नीदरलैंड। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड। कहाँ पर? हेग के नीदरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। ICC की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2002। कब की गई थी? ICC की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, 1 जुलाई 2002 को। अब आपसे पूछ सकता है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष तुमोको अकानो। यह जान ही रहे हैं, जापानी नाम है तुमोको अकानो। ये कहाँ के हैं? जापान। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष हैं तकानो तुमोको तकानो। अध्यक्ष कौन है मित्रों? तुमोको अकानो। जापान से इनका संबंध है। इस समय अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष हैं। और अभी जो वेनेजुएला से संबंधित हम लोग बात, वेनेजुएला और चाड आ गया है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट आपका है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि अभी भारत ने
एक ऑपरेशन चलाया था वहां पर, ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था, किस लिए चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन था मित्रों? आप लोग पढ़े होंगे, अमिस्ताद। अमिस वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन अमिस्ताद। क्यों चलाया गया था? अभी वेनेजुएला में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था, उसके लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन अमिस्ताद। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, यह आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और दूसरा है, भूकंप आया था वेनेजुएला में, और वेनेजुएला एक चर्चा में रहा, निकोलस मादुरो, वहां के कौन थे? राष्ट्रपति थे। उनको अमेरिका ने उठा लिया था, ये यूं कह दिए कि अपहरण कर दिया गया था। निकोलस मादुरो, क्या नाम था मित्रों? निकोलस, क्या नाम है? निकोलस मादुरो। क्या नाम है? निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो कहाँ के? वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, और अमेरिका ने एक तरह से कह लिए कि उनका अपहरण कर दिया था, समाचारों में बहुत दिनों तक बना हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है वहां के राष्ट्रपति। और जो वेरी इंपॉर्टेंट अमिस्ताद, वेनेजुएला अगर आता है तो इतना फैक्ट आपको याद करके अगर रखेंगे तो कहीं से भी कोई भी क्रस्ट कोई पूछे तो आप सही कर ले जाएंगे। और हमने वेनेजुएला की भी बात कर ली, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। और हेग जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसकी बात कर ली, कब स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन है? तोमोको अकानो है। और उनका संबंध कहाँ से है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड। अब चार, और वेनेजुएला ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से आईसी रोम संविधान से अलग होने की बात की है, लेकिन यह इससे आप एक झटके में अलग नहीं हो सकते, यह प्रक्रिया चलती है। आप घोषणा करते हैं, साल भर तक आप इसमें अलग होते रहते हैं। चार्ट पहले 3 अन्य देश बुर्किना फासो, माली और नाइजर इससे अलग हो चुके हैं। रोम संविधान के अनुसार 137 के अनुसार किसी देश को वापसी की घोषणा और औपचारिक सूचना दिए जाने के 1 वर्ष बाद तक प्रभावी होती है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की बात की, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। तमोको अकानो उसके अध्यक्ष हैं। हालिया सदस्य जो हाल में जो सदस्यता लिया है, 2019 में मलेशिया लिया है, और 2025 में कौन लिया है? यूक्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लेता है हाल में सदस्य कौन बना है, कौन बना है मित्रों? यूक्रेन। 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर बनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक, और डी ऑप्शन हो जाएगा तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह बनाया जा रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बनाया जा रहा है? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब ग्वालियर से एक मतलब जो ऐतिहासिक प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तानसेन, तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है मित्रों? ग्वालियर। कहाँ पर? तानसेन का मकबरा कहाँ है मित्रों? ग्वालियर। और एक पूछा जाता है बार बार, गुजरी महल। कौन सा मित्रों? गुजरी महल पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है गुजरी महल। महल यह भी कहाँ पर है मित्रों? गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर में है। और मान सिंह पैलेस, यह भी पूछा गया है, मान सिंह पैलेस, मानसिंह पैलेस यह भी कहाँ पर है मित्रों? ग्वालियर। गुजरी महल और मानसिंह पैलेस दोनों कहाँ पर है मित्रों? कहाँ पे? ग्वालियर में। और गुजरी महल को किसने बनाया था? राजा मानसिंह ने। राजा
मान सिंह ने। इस दोनों स्थलों का निर्माण किसने कराया था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। गुजरी महल और मान सिंह पैलेस का निर्माण किसने कराया था? राजा मान सिंह ने। और गुजरी महल, जिस प्रकार ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, उसी प्रकार गुजरी महल भी प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ कथन के माध्यम से, लेकिन टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर बनाया जाएगा? ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्लाइड के माध्यम से देखिए, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट में लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसके पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। और मोबाइल फोन, फाइबर ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर और 5G 6G तकनीक से जुड़े उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहा जाए, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन एक ऐसा विशेष और समर्पित औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां केवल दूरसंचार से जुड़े उपकरण, चिप और तकनीक का निर्माण किया जा सकता है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि वह क्षेत्र होता है जहां पर टेलीकॉम से संबंधित सारे यंत्र और तंत्र बनाए जाते हैं, उससे जुड़े उपकरण सभी का निर्माण किया जाता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे आ सकते हैं। अगर मित्रों हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मित्रों। इतनी हम लोग मेहनत करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं। अगर आप लोग जरा सा वीडियो पसंद आ रही हो, अगर कुछ त्रुटियां भी हो, तो उसके लिए भी मित्रों आप लोग का कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, और जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग पता चलेगा और सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोग जो कंटेंट लाते हैं मित्रों, ये PCS लेवल या कोई भी एग्जाम, आप जब साल भर आप पढ़ेंगे या उठा के पेपर देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला हम लोग के करंट अफेयर्स, क्योंकि हम लोग उन्हीं प्रश्नों को लाते हैं। क्योंकि घटनाएं तो बहुत सारी होती है, प्रश्न भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं उसी टॉपिक से, लेकिन उन्हीं टॉपिक विशेष प्रश्नों को उठाया जाता है जिस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। और हमारे जो पढ़ाने की तरीका, पहले पढ़ाना फिर रिवीजन करना, फिर कल आके पहले रिवीजन कराना, फिर पढ़ाना, और फिर एक हफ्ते में एक बार रिवीजन कराना। इसी तरह मैं रिवीजन का फिर मंथ में एक बार रिवीजन कराना। इसी प्रकार जब बार बार रिवीजन होता रहता है तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे मित्रों। करंट अफेयर के साथ साथ जीके, स्टैटिक जीके का भी मैं देख रहे ही होंगे प्रश्न में, सारे स्टैटिक जीके को मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको स्टैटिक जीके कभी पढ़ना ही नहीं पड़ा, जिससे आप मिसलेनियस नाम दिया जाता है अंग्रेजी में, वो कभी आपको मेरे क्लास से ही याद हो जाएगा। और कोई भी GS जीके का प्रश्न आपसे एक बार, क्योंकि आजकल PCS में भी देखे हैं कि जिस तरह IAS में प्रश्न कथन कारण पूछता, अधिकतर प्रोबेबिलिटी बन गई है। तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें और बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग और दूना स्पीड से काम करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और काम करेंगे। तो इसी के साथ मित्रों आशा करते हैं कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और खूब मस्ती कर रहे होंगे। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए। अगर आप लोग केवल बोझ बनाकर किसी पढ़ाई को ले लेते हैं तो पढ़ाई नहीं रह जाती है। पढ़िए और मस्ती के साथ पढ़िए, देखिए सिलेक्शन आपका होगा, और आप जीत कर लेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। इसी कामने के साथ मित्रों हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।